नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के जरिए आई बसें नहीं चल सकी। यूपी सरकार ने बसों को अनफिट करार दिया तो प्रियंका ने सरकार के इरादों पर सवाल खड़े किए। बसों का यह पॉलिटिकल ड्रामा ऐसे वक्त में हुआ जिसमें दशकों के बाद सबसे बड़े संकट से संघर्ष चल रहा। हजारों मजदूर रोजाना हाईवे पर पैदल चलते देखे जा सकते हैं। हालांकि यूपी की सरकार का दावा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और यूपी सरकार ने जो बसें चलाई हैं उनसे अब रोजाना 10 लाख प्रवासी यूपी आ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का भी दावा है कि पार्टी ने बसों की पेशकश राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के लिए की थी। प्रियंका के मुताबिक कांग्रेस अपनी ओर से प्रवासी मजदूरों का भला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन योगी सरकार ने टांग अड़ा दी। इसलिए दंगल में आज का सवाल है कि जब सरकार और विपक्ष दोनों का दावा यह है कि वो मजदूरों के लिए मैदान में डटे हुए हैं, तो फिर मजदूर इतनी बसों के होते हुए बेबस कौन है? फिर वो कौन लोग हैं जो झुंड के झुंड परेशान होकर अंतहीन सफर तय कर रहे हैं कि किसी तरह अपने घर पहुंच सके? प्रियंका वाड्रा के नाम पर राजस्थान यूपी बॉर्डर पर आई ये बसें खड़ी ही रह गईं। बसें यूपी में एंट्री नहीं कर सकी क्योंकि यूपी सरकार ने सही कागजों के नाम पर उन्हें इजाजत नहीं दी। उधर मजदूरों के नाम पर 1000 बसें मुहैया कराने के कांग्रेस के दाव को खारिज करने के लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। दिनेश शर्मा ने दावा किया कि बसों की जो सूची सौंपी गई है उसमें 297 बसें अनफिट हैं, मतलब किसी का बीमा नहीं तो किसी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं। लिस्ट में 460 बसों का फर्जीवाड़ा है। 98 3 व्हीलर, कार और एम्बुलेंस के नंबर बसों में भेज दिए गए। इनमें से 68 ऐसे हैं जिनके कागज ही नहीं है। बिना कागज के वाहन कैसे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं भली बात कि 297 बसें कबाड़ की हैं, कबाड़ हैं, यानी सड़क पर चलने लायक नहीं, उनकी फिटनेस नहीं है, उनके प्रमाण पत्र तक के वो फिटनेस के प्रमाण पत्र तक के वो काबिल नहीं है। और इस प्रकार की बसें जैसे 297 बसें जिनको मैंने कहा कि फिटनेस तक नहीं है, क्या हम उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की जान का खिलवाड़ करें? क्या या अनफिट बसों को चलाकर हम क्या किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं कि उसकी असुरक्षित यात्रा हो? बसों की लिस्ट को लेकर प्रियंका के निजी सचिव संदीप सिंह और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। यूपी सरकार ये सवाल भी उठा रही है कि राजस्थान सरकार की बसें प्रियंका गांधी कैसे मुहैया करा सकती हैं। तो उधर इस खींचतान में प्रियंका गांधी भी सामने आई और कहा कि ये राजनीति का समय नहीं है। लिस्ट में अगर कुछ खामियां हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बसें चलने दी जाती तो कल से आज तक 92,000 मजदूर जा सकते थे। लगे हाथ प्रियंका ने यूपी सरकार और बीजेपी पर भी तंज कस दिया। परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर, तो बसें खड़ी रहीं, आज भी खड़ी हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। मजदूरों की बेबसी पर यूपी का बस ड्रामा राजनीति पर सवाल खड़े कर रहा है। इसने राजनीति की संवेदनशीलता को बहस के बीच ला दिया है। दिल्ली राजस्थान बॉर्डर से देव अंकुर बधाउन के साथ शिवेंद्र, लखनऊ, आज तक। और इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे दंगल में मेहमान कौन कौन है, लेकिन उसके पहले सभी एयरपोर्ट्स को खबर कर दी गई है कि 25 मई से घरेलू हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। जी हां, डोमेस्टिक फ्लाइट्स 25 मई से शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इस बारे में जानकारी दी है। लॉकडाउन 4 हालांकि रहेगा, लेकिन 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। क्या सभी उड़ानें शुरू हो जाएंगी? क्या सारे सेक्टर्स पर उड़ानें खोल दी जाएंगी? इस बारे में विस्तृत जानकारी का अभी इंतजार है, लेकिन
अभी तक की जानकारी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ उड़ानों को इजाजत दी जाएगी। सभी एयरपोर्ट्स और विमान कंपनियों को सूचना दे दी गई है। 25 मई से घरेलू हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। इस पर जैसे ही और जानकारी मिलती है हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि संबित पात्रा आज हमारे साथ दंगल में हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आराधना तिवारी हमारे साथ होंगी, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। हमारे साथ अरविंद वाजपेयी होंगे, वो एलजेपी के नेता हैं। और हमारे साथ हैं आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं और खुद भी आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले संबित पात्रा, 96,000 मजदूर अपने घर पहुंच जाते अगर योगी सरकार कांग्रेस की दी हुई बसें चलाने को तैयार हो जाती। यह प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा आरोप है आपके ऊपर। 96,000 मजदूरों के रास्ते में आप लोग कुंडली मार के बैठ गए राजनीति की वजह से। रोहित जी, मैंने प्रियंका जी का भी वो रिकॉर्डेड मैसेज सुना और आपको भी सुना, और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है सुनने के बाद प्रियंका जी को मानो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कोई बहुत भयंकर संवेदनहीनता और राजनीति में फंसी हुई है, और जो बसेस कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, खास करके प्रियंका जी देना चाहती है, वो हम लेना नहीं चाहते हैं एक कुंठा के कारण, राजनीतिक कुंठा के कारण। 2-3 बातें मैं भी समझाना चाहता हूं बहुत शांतिप्रिय तरीके से। नंबर 1, ऐसा नहीं है कि प्रियंका जी जो कर रही हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कर रही हैं, वो भी राजनीति कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहाँ बसों की आवश्यकता है। अभी बांद्रा की आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी, उसके बारे में प्रियंका गांधी ने कोई बस मुहैया नहीं कराया, मगर फिर भी वो केवल उत्तर प्रदेश में करना चाहती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वो इंचार्ज हैं और उत्तर प्रदेश में उनका राजनीतिक भविष्य है। नंबर 1, फिर भी उनका अधिकार है। नंबर 2, आप देखिए औरैया को लेकर इसी प्रकार प्रियंका गांधी जी ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया था योगी सरकार का कि देखिए औरैया में एक्सीडेंट हुआ, 24 लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत दुखद था। मगर बाद में सच्चाई सामने आया कि किस प्रकार राजस्थान ने बस मुहैया नहीं कराने के कारण से और जबरन राजस्थान की पुलिस ने श्रमिकों को किस प्रकार एक मालवाहक ट्रक में लोड कराने के कारण से, और ठीक उसी प्रकार पंजाब ने बस मुहैया नहीं कराया था, पंजाब के श्रमिकों को ट्रेलर में लोड किया गया था, तो नतीजा एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ था। तो वहां भी बसों की आवश्यकता है। तीसरी बात, क्यों योगी सरकार ने इस प्रकार का कदम लिया है? देखिए, कोई तू मैं नहीं, कागजों के साथ समझा देता हूं। 3 सेट मेरे पास कागज हैं और मैंने बिल्कुल सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार से मंगाया है। सबसे पहले सबसे बड़ा खेप, देखिए कानून तो महत्वपूर्ण है, वो चीफ मिनिस्टर हैं तो कानून का तो पालन उन्हें भी करना पड़ेगा। ये जो कागज आप देख रहे हैं, मैं आप कैमरा पर्सन से कहूंगा वो उसको भाई साहब इसको जरा पास दिखाइए, आप इसको दिखाइए, क्योंकि ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। आप देख सकते हैं इसमें 3 कॉलम है कि कितने ऐसे बसेस हैं जिनके फिटनेस समाप्त हो चुके हैं, कितने जिनके बीमा समाप्त हो चुके हैं, जिनका कोई इंश्योरेंस नहीं है, और फिटनेस और बीमा दोनों समाप्त हो गए कितने हैं। कुल मिलाकर ये देखिएगा 294 बसेस की संख्याओं के साथ कौन कौन सी बस हैं, ये पूरी की पूरी, मैं इसको पूरा दिखा के आपका बहुत समय नहीं लूंगा, तो ये एक सेट है। 294 ऐसे बसेस हैं जिनके ना फिटनेस हैं, या तो बीमा नहीं है, या तो दोनों नहीं है। दूसरी कैटेगरी है जिनका कोई, ये नंबर्स हैं आप देख सकते हैं, इन बसेस के कोई भी डाटा पोर्टल में अवेलेबल नहीं है। आप इनके नंबर देख सकते हैं, ये 2 पन्नों में है, कुल मिला के 68 वाहन है। आप देख सकते हैं यहां से शुरू होता है और यहां खत्म होता है, 68 वाहन है। तीसरी कैटेगरी और आखिरी कैटेगरी है, ये चिट्ठी आप उत्तर प्रदेश की सरकार की देख सकते हैं, बाकायदा ऑथेंटिक चिट्ठी है। इसमें कुल मिला के ऑटो और अन्य वाहन, आप जो बातें बोल रहे हैं वो साथ में ग्राफिक के तौर पर टीवी पर चला रहे हैं। पहली चीज, क्योंकि ये सारी बातें दिनेश शर्मा बोल चुके हैं, देख नहीं पा रहा। आप जिसको 294 कह रहे हैं, दिनेश शर्मा उसको 297 कह रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट में घोटाला है तो आपके दस्तावेज में भी घोटाला है सर। आप लोगों के घोटाले के चक्कर में सर वो आम आदमी क्यों मार खाए, मजदूर जो बेचारा सड़क पे धक्के खा रहा है? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि वहाँ, क्योंकि टीवी नहीं है मेरे मैं बता रहा हूँ सर आपको, वो सारी बातें जो दिनेश शर्मा जी ने बताई, जो आप पढ़ के बता रहे हैं, वो ग्राफिक्स के तौर पे हम चला रहे हैं साथ में। आपने अच्छा किया बता दिया, कोई बात नहीं रोहित जी, अच्छा किया बता दिया, इसलिए मैंने आपका समय बचा लिया। देखिए, क्योंकि बाहर हूँ इसे देख नहीं पा रहा हूँ, अच्छी बात है आपने बता दिया। कुल मिला के 460 ऐसे बसें बनती हैं जिनका कि संभव नहीं है सड़क पे चलना। बाकी अधिकांश बसें किसकी हैं? वो राजस्थान परिवहन की। आप भी समझते हैं राजस्थान के परिवहन की बसेस को चलाने के लिए राजस्थान की सरकार और यूपी की सरकार को, दोनों को मिलित कार्यवाही करनी पड़ेगी। राजस्थान के परिवहन की बसें अगर एआईसीसी किराए पर लेकर आपको दे रही है तो आपको आपत्ति क्या है? आपको अगर शादी में जाना हो तो किराए पे बसें लेते हैं कि नहीं, टूरिज्म की भी और परिवहन की भी, और ऐसे ही मजदूरों को उठाने के लिए अगर वो परिवहन की बसें लेकर दे रहे हैं तो आपको आपत्ति क्या है इस पे? मैं आपको बस में बैठने से मतलब है, आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से? चलिए मैं बता रहा हूँ,
बस में बैठने से मतलब है, अगर इसी अनफिट बस में बैठा देते हैं, कल को एक्सीडेंट होता है, 460 कम कर दीजिए ना, इसी प्रकार आप घेरेंगे। 460 कम कर दीजिए, नहीं, बाकी 400 में बैठा देते। नहीं, सुन लीजिए ना, ना ऐसे नहीं हो सकता है रोहित जी। जब तक कागजी कार्यवाही पूरी नहीं होगी, दोनों सरकार की अनुमति, इन्होंने किराए पे लिया है या ये तो घोटालेबाज है, किराए पे लिया है या नहीं लिया है, उसके दस्तावेज कहाँ हैं? दिखाइए मुझे कि इन्होंने सब किराए पे लिया है। ये तो बोल रहे थे सारे के सारे बसेस ठीक है, 460 तो नकली निकल के आ गए। इनका कल बयान था कि सारे ठीक है। अब ये 460 पे तो कंटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। अब तो प्रियंका जी खुद बोल रही हैं कि हाँ ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, कल तक तो सब सही था। देखिए रोहित जी, जब सरकार, नहीं मैं समझ रहा हूँ रोहित जी, मगर जब सरकार चलाते हैं, अगर कागजों के हिसाब से काम नहीं करेंगे, कल को गड़बड़ी होगी, कोर्ट में यही लोग खींच के लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, हाई कोर्ट में केस करेंगे और कहेंगे देखो मजदूरों को मार दिया। 12,000 बसेस उत्तर प्रदेश की सरकार रोजाना चला रही है रोहित जी, 12,000 बसेस, 800 से अधिक मजदूर अब भी मर रहा है। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश में आ रही है। हर रोज खबरें आ रही हैं सर, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं सर। लड़की अपने बाप को बैठा के 1700 किलोमीटर साइकिल चला के ले गई सर, आपको पता है, और आप लोग कागज मांग रहे हैं सर। चिंताजनक विषय, बिल्कुल चिंताजनक विषय है, बिल्कुल चिंताजनक विषय है। उसका अर्थ ये नहीं कि ट्रक में लोड कर दिया जाए, उसका अर्थ ये नहीं मत होने दीजिए ना सर, बस चला दीजिए। थोड़े से सिस्टम को आप तेज नहीं कर सकते? अगर आपको लगता है कि सिस्टम की फीताशाही की वजह से ये रुक रहा है, कागज नहीं होने की वजह से ये रुक रहा है, सर थोड़ा तेज कर लेते चीजों को। रोहित जी आपने जवाब, अगर आप आधी रात को उनकी चिट्ठी का जवाब दे रहे हैं, वो आधी रात को आपकी चिट्ठी का जवाब दे रही है, सर थोड़ा बस चलवाने में धक्का लगा देते सर। तो सिस्टम तेज ही है ना, आधी रात तक भी इन्वेस्टिगेशन सर। सिस्टम की तेजी तब पता लगती जब आधी बसें चल जाती कम से कम। रोहित जी चली नहीं संबित जी। रोहित जी आपने सवाल पूछा, बिल्कुल सुना मैंने, मैं 10 सेकंड में जवाब देता हूं क्योंकि बाकियों के पास भी आपको जाना है। आपने कहा उत्तर प्रदेश के सिस्टम को तेज कर दीजिए। रोहित जी आपको याद होगा, मैं परसों आपके साथ डिबेट में था, यहीं से बैठ के डिबेट कर रहा था कि किस प्रकार गाजियाबाद के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में श्रमिक इकट्ठे हो गए थे 4 घंटे के अंदर। श्वेता जी वहां मौजूद थी, 4 घंटे के अंदर इतने तेज सिस्टम ने अच्छे से मैनेज किया, बसें थी वहां पे, सबको अपने घर पहुंचाया। आज आपने तय किया है सिस्टम कि बिल्कुल मजदूरों को हमें ऐसे घुमाते ही रहना सड़क पे, मर जाएंगे सड़क पे, साइकिलों पे धक्के खाएं, पैदल इनकी टांगें टूट जाए, इनकी लाशें गिर जाएं, ये ट्रकों के नीचे कुचले जाएं, हम इनको घुमाते रहेंगे ऐसे ही। बिल्कुल ये आपने तय किया? बिल्कुल नहीं तय किया है। आपकी बातों से लग रहा है साफ है। कौन वहां 12,000 बसेस चला रहा है? आपको लगता है ये 200 भी नहीं है, 100 बसेस भी जो खड़ी हैं वो भी अनफिट बसेस है, बस वही सब कुछ सॉल्व कर देंगे। मैं कह रहा हूं आप 10 भी चलाते ना सर, नहीं होगा, कागज आप पूरे नहीं 10 भी चलाते तो बाकी 850 पर काम आपके नहीं सवालों किया के जा साथ सकता खड़े हो जाता। लेकिन आपने एक भी बस नहीं चलने दी, आप बैठ गए उसके आगे कुंडली मारकर, क्योंकि आप लोगों ने तय किया कि राजनीतिक नंबर गेम में हमारे नंबर से ज्यादा ना हो जाए इनका नंबर कहीं। कैसे नंबर ज्यादा हो जाएगा? कैसे नंबर, ये नंबर ज्यादा करने के लिए कर रहे हैं क्या? ये ना मतलब आप बता रहे हैं कि ये नंबर ज्यादा करने के लिए कर रहे हैं, आप तो खुद ही मान रहे हैं। आपको यही तो लग रहा है, इसीलिए तो आप रोक रहे हैं। नहीं हमें लगता नहीं, हमें आपको यही तो लग रहा है। मैंने तो नहीं कहा नंबर ज्यादा, इसलिए तो रोक रहे हैं। मैंने इतने देर तक एक्सप्लेनेशन दिया, कहीं भी नहीं कहा कि वो नंबर ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा इनके पास नंबर है तो कम से कम कांग्रेस शासित राज्यों की तो चिंता करे। बांद्रा में क्या हो रहा है? मैं अभी पूछूंगा आराधना जी से, क्या हो रहा है? मैं आराधना जी से सवाल पूछूंगा। राज्यों में क्यों नहीं कर रहे हैं? पूछते रहिए ये सवाल कांग्रेस से, रोज पूछिए, 4 बार पूछिए, 5 बजे भी पूछिए, 6 बजे भी पूछिए, आज तक पे बैठ के। लेकिन इस सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि आपने बाकी की बसें चलने क्यों नहीं दी। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं संबित जी, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं। एक आम आदमी के तौर पर जो सड़क पे धक्के खा रहा है मजदूर, उसको जाके इस बात के लिए कन्विंस कर दीजिए इनका कागज ठीक नहीं था, इसलिए हमने तुमको बस में नहीं बैठने दिया। देखिए रोहित जी, मैंने आपको आरंभ में भी कहा और बिल्कुल शांत भाव से कहा कि ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मानो हम असंवेदनशील हैं, ऐसा नहीं है। अगर कागजों के बिना आप कोई भी कार्यवाही करते हैं और खास करके जब आप सरकार में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा भुगतान बाद में अनहोनी होने पे आप ही को करना पड़ता है। सर, और देखिए रोहित सरदाना उस समय भी मुझे नहीं छोड़ेगा, उस समय भी मुझे बहुत चिल्ला के रोहित जी पूछेंगे कि अरे संबित पात्रा जी आप बताइए, बिना कागज वाली गाड़ी में आपने क्यों भेज दिया, उसके पास तो फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं था। मैं समझ रहा हूं आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और कहीं ना कहीं इस राजनीति में सब कुछ रास्ते में जैसे आम लोगों की गाड़ियों के तुम चालान काटते हो, उनसे वसूली करते हो, राजस्थान सरकार से भी हमें वसूली करने का मौका मिल रहा है। इनके चालान काटो,
इनसे हम पैसा कमा लेंगे थोड़ा सा और, लेकिन कम से कम लोगों को घर जाने देते। बहरहाल रोहित जी, ठीक मतलब सर, ये आप बोल आपकी रहे हैं चॉइस कि है। हम सरकार जानते आपकी हुए है कि सर। कागज नहीं है, हम उसको चलने दें। आम आदमी क्या सर, सरकार हम आपकी जानते हुए है, कि उसके क्या आप- बिसात, वो तो खड़ा रहेगा वहां चौराहे पे सर, इंतजार करता रहेगा कि आप ओके करेंगे तो बस चलेगी। एक राज्य में सरकार हमारी है, दूसरे राज्य, ठीक है सर, रोहित जी, एक राज्य में मैं सरकार तो कह रहा हूं ना हमारी है, सर, दूसरे दोनों राज्य में राजनीतिक कांग्रेस की पार्टियां, सरकार है। आप और दोनों हम का दावा जानते हुए ये कि है, कागज नहीं है। आप दोनों का दावा यह है कि हम मजदूरों का भला चाहते हैं, वो भले के लिए बस चला रहे हैं, आप भले के लिए बस रोक रहे हैं सर। दोनों का दावा भला करने का है और दोनों की भलाई के चक्कर में वो मजदूर सड़क पे अपनी ऐसी की तैसी करा रहा है पिछले 3 दिन से इंतजार में कि शायद कोई बस चलेगी तो मुझे बैठने का मौका मिल जाएगा। आराधना तिवारी जी, अब मेरा सवाल आपसे है। प्रियंका जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया थोड़ी देर के पहले, लंबी चौड़ी उन्होंने भूमिका रखी कि क्या हुआ, कैसे चिट्ठीबाजी हुई, कैसे एफआईआर का खेल चला, लेकिन बस नहीं चल पाई। ये बस बांद्रा में क्यों नहीं लगवाई, आपकी सरकार है वहां पर? वहां रोज अभी भी देखिए कितनी भीड़ लगी है इस समय, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो रोहित जी धन्यवाद, आपने इस बड़े महत्वपूर्ण विषय को आज इस चर्चा में रखा है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और लगातार यहाँ पे हो रही जो प्रवासी मजदूर हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उससे हम लोग रोज़ जूझ रहे हैं। हम रोज़ दुर्घटनाएं देख रहे हैं और रोज़ जो इन प्रवासी मजदूरों की, जो महिलाओं को प्रसव पीड़ा उठानी पड़ रही है, जिस तरह से उनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, जिस तरह से दुर्घटनाएं सड़क पे हो रही हैं, वो हम रोज़ देख रहे हैं। और यही वजह थी कि प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसेस उत्तर प्रदेश को की सरकार को सेवा भाव से देने का प्रयास किया था। हमारा ये प्रस्ताव था। मैं आपके सवाल के पहले जो संबित जी ने एक बात कही और आपने उस पर चर्चा की, मैं उसमें भी आपको एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। संबित जी ने कहा और आपने आपके टीवी स्क्रीन पे दिखा भी कि 297 बसेस अनफिट पाई गई। मैं सही आंकड़ा बोल रही हूँ, 297 बसेस अनफिट पाई गई। ये अनफिट का जो क्राइटेरिया है उसमें यह है कि या तो उनके पास फिटनेस के पेपर्स नहीं थे और या उनका इंश्योरेंस नहीं था, जैसा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। आपको 3 अप्रैल का आप निकलवा के देख लीजिएगा, मैं आपको भेज भी दूंगी। 3 अप्रैल को प्रमुख सचिव परिवहन ने ये जारी किया है आदेश कि जिन भी बसेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऐसी गाड़ियां जिनका 31 मार्च को अगर उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस खत्म हो जाती है तो उनको 3 महीने का समय दिया जाएगा। और एमएचए की गाइडलाइन भी यही है। उसी आधार पर कल एक यहाँ पर एक निजी चैनल ने इसको ब्रेक भी किया था कि बहुत सारी उत्तर प्रदेश में जो यूपीएसआरटीसी की बसेस चल रही हैं उसमें बहुत सारी बसेस के कागज पूरे नहीं है, फिटनेस पूरी नहीं है, पर वो चल रही हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए ये नियम कानून खुद बना रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो अगर उन्हीं नियम के तहत 297 गाड़ी को भी आप परमिट कर देते, अगर आपकी नीयत साफ होती तो। साफ सीधी सी बात है कि आप उनको करना नहीं चाहते थे, आपने अपने लिए तो दूसरे नियम बना दिए और जो हम राजस्थान से बसेस भेज रहे हैं उनके लिए दूसरे नियम बनाए। ये नंबर क्यों डाले बीच में? देखिए, एक आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, और जो मैं बात कहूंगी उसको आप समझ लेंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से हमको मेल आई थी प्रियंका जी के कार्यालय में कि हमको आप अपनी 1000 बसेस की लिस्ट दीजिए। हमने, मुख्यमंत्री जी ने आपका ये प्रस्ताव स्वीकार किया। हमने वो 1066 की लिस्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के उसी मेल आईडी पे भेज दी थी जो उनका ऑफिशियल मेल आईडी है। आज तक पूरे आधिकारिक तौर पे मैं कह रही हूं, अगर उसकी स्कैनिंग हो गई थी, उसमें अगर कोई विषमताएं थी, कोई कमियां थी, तो क्या मुख्यमंत्री कार्यालय को हमको ये सूचना उस मेल पे वापस हमें जवाब हमसे पूछना नहीं चाहिए था? आज तक की मैं आपको बता दे रही हूं कि कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारे पास नहीं आई आधिकारिक तौर पर। हाँ, टीवी पे और कुछ ट्वीट, संबित जी का भी एक ट्वीट देखा मैंने जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सब गाड़ियां फर्जी हैं। आप हमको भेजिए, हम उसको वेरीफाई करेंगे, हम उसका जवाब देंगे, और अगर तब भी अगर कमी होगी तो प्रियंका गांधी जी ने 200 बसेस एक्स्ट्रा उनको रिप्लेस करने के लिए अगर ऐसी त्रुटि हुई तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। पर आपने केवल संख्या जारी कर दी। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी, मेरी बात खड़ी है हमारी बॉर्डर पे, ये बात कही थी, मेरी बात पूरी हो जाने दे। तब तक आपने कोई दस्तावेजी उनकी तैयारी नहीं की थी क्या? या आपने सोचा था कि हम प्रियंका वाड्रा से बुलवाएंगे और योगी आदित्यनाथ कह देंगे कि ठीक है चला लो और बसें चल पड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पूरी तैयारी है। आज भी आपके चैनल के लोग वहां गए, उन्होंने देखा
कि वहां पे लाइनअप है बसेस, आज भी लाइनअप है। इस वक्त जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, जबकि प्रियंका जी ने कहा था कि 4 बजे हम ये बसें अगर नहीं ली जाएंगी तो इनको हम वापस ले लेंगे, तब भी 6 से 7 बजे का टाइम हमने इसलिए रखा कि शायद हृदय परिवर्तन हो जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का और मजदूरों का दुख दर्द देख करके शायद वो उस बसेस को ले लें। मैं अभी भी दावा कर रही हूँ कि ये जो बसेस आई हैं, 1000 बसेस हमने जो देने का वादा किया था वो हम देंगे। आराधना जी, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इस 3 दिन में बार बार आपसे एक सवाल पूछा गया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ कि थोड़ी सी बसें महाराष्ट्र में भी लगवा देते हैं, थोड़ी सी राजस्थान में भी लगवा देते हैं, मजदूर तो वहां भी धक्का खा रहा है, या कि यहां से प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति को आगे बढ़ाना है, उनको यूपी की राजनीति में स्थापित करना है आप लोगों को, इसलिए सारा फोकस यूपी पर है और इसीलिए यहां यह मामला फंस जा रहा है। रोहित जी, कांग्रेस पार्टी में और प्रियंका गांधी जी में संवेदनशीलता थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मजदूरों को यहाँ की उनकी समस्याएं देखी, 1000 बस का ऑफर दे दिया। क्यों नहीं? अगर इतनी संवेदनशील थी भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों ने इलाके बांट रखे हैं कि प्रियंका जी यूपी की इधर की महासचिव है, तो केवल यूपी का जिम्मा है उनके पास, महाराष्ट्र नहीं देखना उनको। मेरी बात को समाप्त होने दीजिए। मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अगर संवेदनशीलता थी भारतीय जनता पार्टी की तो महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, क्यों नहीं उन्होंने वहां पे बसेस देने का ऑफर किया जैसे प्रियंका जी ने यहां किया? क्यों नहीं दिया उन्होंने? क्या वो वहां के जो प्रवासी मजदूर जो सड़कों पे टहले, जिनकी बात ये कर रहे हैं, अगर ये संवेदनशील थे तो इन्होंने प्रस्ताव क्यों नहीं किया? पर अगर प्रियंका गांधी ने किया उत्तर प्रदेश में तो वो प्रस्ताव इन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? बड़ा सिंपल सा था कि आप यूपी में बसें लगाने को तैयार हैं, जहां आपकी अपनी सरकार है वहां लगाने को तैयार नहीं है। क्यों? वहां बीजेपी के लिए वेट कर रहे हैं कि ये लोग बसें लगवाएंगे वहां पर? हम नहीं, मैंने ये कहा आपसे कि हमारे पास वहां पे पर्याप्त साधन है, वहां पे हमारे पास पर्याप्त साधन है। तो बांद्रा में क्या हो रहा है अभी? मुंबई की कल क्या हो गया था वहां पर? मुंबई की बात से मैं भी सहमत हूं। मेरी बात को समाप्त होने दीजिए रोहित जी। वहां पे बांद्रा में बहुत बड़ा प्रेशर है प्रवासी मजदूरों का, आप भी जानते हैं, हम जानते हो, पूरा देश जानता है। वहां पे जब भी इसके पहले भी जब कभी भी ये गतिविधि शुरू होती है ट्रेन की, तो वहां पे लोग आ जाते हैं। यूपी वाला कह देगा यूपी में बहुत प्रेशर है, महाराष्ट्र वाला कह देगा महाराष्ट्र में बहुत प्रेशर है, राजस्थान वाला कह देगा राजस्थान में बहुत प्रेशर है, बिहार वाला तो बैठ ही जाएगा कि नहीं बहुत प्रेशर है, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर सरकारें किस बात की है? ये सरकारें होती इसीलिए ना कि प्रेशर को डिसेमिनेट करें, अगर ट्रेन खत्म करें उसको। अगर महाराष्ट्र हाँ, उसको डिसेमिनेट करने का तरीका था। वहां की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने रेलवे की चलाने की सूची उत्तर प्रदेश सरकार को दी, जिसको यहाँ पे इनको परमिशन देनी थी। इन्होंने उसकी परमिशन को रोक रखा है, आज भी रोक रखा है। अगर ये जल्दी परमिशन हमको देते जाएं और भारतीय रेलवे हमें ज्यादा ट्रेनें दे देंगी तो मुंबई से प्रेशर ईज ऑफ हो जाएगा। अभी इसका जवाब लेते हैं संबित पात्रा से। कि जल्दी से जल्दी यहाँ से परमिशन मिले और भारतीय रेलवे। संबित जी आपके पास आऊं, उसके पहले आशुतोष जी से मैं एक कमेंट लेना चाहता हूं। आशुतोष, एक सेकंड संबित जी, अभी वापस आता हूं। आशुतोष, आपने दोनों की बात सुन ली। हालांकि सत्येंद्र.com पे मैंने आपका लिखा हुआ पढ़ा या आपने किसी और के लिखे को स्थान दिया, उससे इतर मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन दोनों की बात सुनने के बाद आपको क्या लगता है, कौन खेल कर रहा मजदूरों के साथ? नहीं रोहित, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, कम से कम मैंने तो नहीं सोचा था कि इस हद तक राजनीति वहां पे गिरेगी और इस हद तक घटिया राजनीति होगी। और इसके लिए मैं किसी एक आदमी का ना दोष देता हूं ना दूसरे के बारे में बात करता हूं। मुझे सीधी सी बात समझ में आती है कि इस वक्त दुनिया में संकट है और भयानक संकट है। पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से भारत में लोग पैदल चले जा रहे हैं, मर रहे हैं और उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। मान लीजिए अगर प्रियंका गांधी राजनीति ही कर रही हैं 1000 बसेस देकर और वो उसका क्रेडिट लेना चाहती हैं, मेरा कहना यह था कि अगर आपको उन बसेस में खामियां थी, योगी आदित्यनाथ जी को अगर उनके पास वक्त नहीं था तो कोई भी अधिकारी फोन उठा के कहता कि भाई ये आपने बसेस दी हैं, इन बसेस में इतनी दिक्कतें हैं, इनको ठीक करा के आप कृपया दे दीजिए मुझे। लेकिन वहां पर यह नहीं हो रहा। वहां पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई ये बसेस खराब है, ये बसेस खराब है, ये बसेस खराब है। और कहा जा रहा है कि रात को 11 बजे मैसेज दिया जा रहा है कि सुबह 10 बजे आप सारी बसेस को लेकर आप लखनऊ पहुंच जाइए।
मतलब ये कोई सीनियर आईएएस अधिकारी अपने होशो हवास में कैसे इस तरीके का फैसला कर सकता और कैसे इस तरीके का आदेश दे सकता? मुझे उस सीनियर आईएएस अधिकारी के विवेक पर सवाल खड़ा हो रहा। तो इसलिए उस पे वहां मालूम है केस दर्ज कर लें, एफआईआर कर लें, जहां अपनी सरकार है। ये नया राजनीतिक गैंगवॉर शुरू कर दिया इन लोगों ने कि बिल्कुल ये गैंगवॉर, तुम्हारे ऊपर मैं अपने राज्य में एफआईआर करूंगा, मेरे ऊपर तुम अपने राज्य में एफआईआर करो, और हम देश के लोगों को राजनीति का नंगा नाच दिखाते हैं। बिल्कुल ये गैंगवार है, ये बिल्कुल गैंगवार। राजस्थान की सरकार ने अगर केस दर्ज किया है तो वो भी कंडेमेबल है, और यूपी की सरकार ने जो केस दर्ज किया है वो भी कंडेमेबल है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जब ये संबित पात्रा पे केस दर्ज किया था सर, उसी दिन कंडेम कर दिए होते तो शायद आज इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है करने की। नहीं, देखिए उस दिन सब लोग चुप बैठे रहे। किस पे कहां निंदा की गई है, ये एक अलग सवाल है। हमारी मैं जो बात कह रहा हूं उसका मतलब यह है कि 5 दिन जाया हो गए। अगर उसमें एक भी बस ठीक थी, उस बस का इस्तेमाल करिए। बाकी आशुतोष जी, एक बात अब मैं आपसे पूछता हूं, फेंक दीजिए। आप उस समय में पत्रकारिता कर रहे होंगे, यहां बैठे होंगे जहां आज मैं बैठा हूं, जिस समय चारा घोटाला खुल रहा था और देश के सामने आ रहा था। अगर कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में 4 नाम भी, 5 नंबर भी ऐसे निकलेंगे जो स्कूटर के, मोटरसाइकिल के, ऑटो रिक्शा के, एम्बुलेंस के, टाटा सुमो के हैं, तो लोगों के मन में आएगा कि नहीं कि देखो बताओ यार, राहत में भी घोटाला कर रहे हैं ये लोग। कौन भरोसा करेगा कि नीयत साफ थी और वाकई राहत पहुंचाना चाहते थे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस वक्त की संवेदनशीलता यह थी कि आप 1000 में से अगर 999 बसेस भी अगर बेकार थी तो एक बसेस चलाते, कम से कम उसका तो इस्तेमाल करते, और 999 बसेस क्यों गड़बड़ है उस पर आप कार्रवाई करते। ठीक, लेकिन दिक्कत क्या है कि पिछले 3 दिनों से वो एक बस भी नहीं चल रही है और सब बैठे हुए, और उत्तर प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम के पास इतना वक्त है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं इतनी बसेस फिट है, इतनी बसेस अनफिट। मेरे पास भी बहुत सारे कागजात हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं कि 12,000 सरकारी, 15,000 प्राइवेट, 27,000 बसें हम चला रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि 1,000 बसों का नाटक हो रहा है। आपको भी लगता है ऐसा? तो नहीं, मैं कहता हूं कि अगर 1000 बसेस प्रियंका गांधी ने दी थी, उसी समय ईमेल चला जाता है, थैंक यू मैडम, आपने 1000 बसेस दी, मुझे आपके बसेस की जरूरत नहीं है, आप कृपया उसको रखिए। उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप पे सक्षम है, कॉम्पिटेंट है और वो कर लेगी। संबित पात्रा, आपको लगा था शायद कि प्रियंका गांधी वाड्रा को बोलेंगे लाओ 1000 बसें दे दो, ये दे नहीं पाएंगे और उसके बाद फंस जाएंगे, लेकिन मामला पड़ गया उल्टा। क्या ऐसा है? देखिए रोहित जी, आप भी जानते हैं ये इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 22 करोड़ की जनता, दिन रात मेहनत करके योगी जी वहाँ काम कर रहे हैं। ये सब सोच रहे होंगे कि हम इस प्रकार की राजनीति करेंगे, इस प्रकार से इनको दलदल में डालेंगे, बिल्कुल ऐसी सोच नहीं है। ऐसी सोच कांग्रेस पार्टी की है। बहरहाल कुछ रोहित जी, थोड़ा सा बहुत लोगों ने सवाल किया है, मैं जवाब दूं एक-एक करके। पहले तो मेरी बहन आराधना ने कुछ सवाल उठाया। आराधना जी ने कहा कि वो जो 31 तारीख तक अगर किसी का एक्सपायर कर गया है फिटनेस, तो फिटनेस को 3 महीने एक्सटेंड किया जाएगा। मैं आपको ये कागज आपके पास है, आप देख लीजिएगा, यहाँ कोई भी 31 मार्च वाला नहीं है। 2014, 2016, 2018 और ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर 2019 तक के हैं, आप सब देख सकते हैं। मैं इसको दोबारा दिखाना नहीं चाहूँगा, तो वो गलत था, उसको ठीक कर लीजिए। नंबर 2, देखिए यहाँ पर जहाँ तक ये सिलेक्टिव संवेदनशीलता है, क्योंकि इनकी संवेदनशीलता किसी और राज्य में नहीं है, केवल और केवल उसी राज्य में है जहाँ से लॉन्च होना चाहते हैं। तो ये जो सिलेक्टिव संवेदनशीलता है, देखिए क्रेडिबिलिटी भी होती है एक पार्टी की। आज कांग्रेस को लेकर ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस क्यों है, आपको समझना होगा। कलावती के घर राहुल गांधी गए थे, जाके वहाँ के बहुत ब्रिटिशर को भी लेके गए थे। आज कलावती कहाँ है किसी को पता नहीं। आप याद करिए किस प्रकार से बेलचा उठा के 2009 में राहुल गांधी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था रोहित जी, आप जरा मेरी बहन को समझा दीजिए कि यहाँ पे बीच में नहीं बोलना होता है, अपने अपने समय पे बोलिए। धन्यवाद। याद करिए 2009 में जब राहुल गांधी जी को लॉन्च होना था, तो बेलचा उठा के मैं भी मजदूर, वो मजदूर बन रहे थे। अगर तब से मजदूरों की चिंता वाकई कांग्रेस ने किया होता तो अलग खेल होता। आपने देखा अभी 3 दिन पहले वो जाके मजदूरों से बात कर रहे थे, वहाँ प्रियंका गांधी ये बस खेल रही है। देखिए ये सारा खेल राजनीतिक लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और हिंदुस्तान की जनता ये भी समझ रही है। मैं फिर भी कहता हूँ, हाँ, अगर एक भी बस काम का पाया जाएगा तो जरूर उस पर सरकार चिंता करेगी, किंतु सारे कागजात इत्यादि देखने परखने के पश्चात, क्योंकि यही वो लोग हैं फिर बाद में कटघरे में खड़े करेंगे। और आशुतोष जी, जहां तक FIR का सवाल है, मैं आपको आशुतोष जी का भी कुछ बता दूं जरा। आशुतोष जी ने कहा कि पीसी कर लिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, इतना समय था पीसी करने के लिए। आशुतोष जी, पीसी करे तो मुश्किल, पीसी ना करे तो देखो जी, पीसी भी नहीं करते हैं, ये इंफॉर्मेशन भी नहीं देते हैं। और जहां तक FIR का सवाल है,
आशुतोष जी देखिए, अगर राजीव गांधी जी को बोफोर्स के केस में सम्मिलित होने के लिए या 84 के दंगों में सम्मिलित होने के लिए कहने पर एफआईआर होता है, तो आप सोचिए किस प्रकार का सैलाब आने वाला है इस देश में। अगर हम भी उस पे उतर आए तो सोचिए क्या होने वाला है। आपके ऊपर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की वजह से जो एफआईआर हुई, उसका बदला प्रियंका गांधी के सेक्रेटरी पर एफआईआर करके आपने निकाला, और जवाब में राजस्थान की सरकार ने अमरीश अवस्थी से एफआईआर करके बदला लिया। क्या मैं ये समझूं कि वाकई जिसको हम पॉलिटिकल गैंग वॉर कह रहे हैं वही हो रही है यहाँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, चाहे लल्लू जी हो, लल्लू जी क्या कर रहे थे, जाके सड़क पे लेट रहे थे। अगर मैं भी जाके अभी सड़क पे लेटूं या रोहित सरदाना जी जाके सड़क पे लेटे लॉकडाउन के नॉर्म को तोड़ते हुए, तो हम दोनों के खिलाफ एफआईआर होगा। पूनम पांडे के खिलाफ भी हो गया, वो भी घूम रही थी बाहर बंबई में, उनके खिलाफ भी हो गया। ठीक है। तो जो लॉकडाउन के नॉर्म को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर होगा ही होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। ओके, आराधना जी बोलिए। देखिए, जिस तरह से संबित जी अपनी बातों को रख रहे हैं, मैं नहीं समझ पाती कि इनकी संवेदनशीलता। आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की तकलीफों पर। क्या आप सहमत नहीं है रोहित जी? आपके टीवी चैनल पे लगातार दिखाया जा रहा है, पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर सड़कों पे चल रहे हैं। हमने, क्या आपके यहाँ घटनाएं नहीं देख रहे? क्या आपके टीवी चैनल पे उनकी वेदना नहीं दिखाई दे रही है? पूरा देश देख रहा है। क्यों नहीं इनको दिखाई दे रहा है ये बात? क्यों संवेदनहीन होते चले जा रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं 500, जैसा कि आप संबित जी ने अभी आपके यहाँ पे कहा कि अगर 500-600 बसें जो इनको ठीक लगती थी वो आ करके, मैंने आपके बीच में नहीं बोला संबित जी, आप मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। अगर इनके पास संवेदनशीलता होती तो ये उन बसेस को, जिनको ये खुद कह रहे हैं आपके मंच पे रहे, अगर आप जितना आप इनको ला करके उन बसेस को शुरू करते, कम से कम कुछ मजदूर तो अपने घर पे जाते। कल रात में भी उत्तर प्रदेश में 3 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हुई है और दर्जनों घायल हुए हैं। 3 घटनाएं हुई। क्या इन घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी हम में से किसी की नहीं है? और जहां तक आपने एफआईआर की बात करी, आराधना जी, आपने कहा 16 मजदूर कट के मर गए थे ना ट्रेन से, पटरी से आते हुए पैदल महाराष्ट्र से चल दिए थे वो जाने के लिए अपने घर मध्य प्रदेश में। मैं तो उस दिन से पूछ रहा हूँ, लेकिन आपकी पार्टी से एक नेता ने नहीं कहा कि हम बस चला देते हैं, इन लोगों को बैठा बैठा के घर भेज देते हैं। एक ने भी नहीं कहा, एक ने भी नहीं कहा। तो फिर क्यों नहीं लोगों के मन में शक पैदा होगा कि वाकई आप पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए अपने नेता की पूरा कंसंट्रेशन उत्तर प्रदेश पे लगाए हुए हैं। औरैया के मामले में भी सवाल आपके ऊपर आ गए कि राजस्थान की पुलिस ने बस से उतारकर मजदूरों को ट्रक में ठूस दिया था। कहां पे ठूस दिया था? औरैया में जी। मैं अब आपने अगर उस इशू को छेड़ दिया है तो मैं रोहित जी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, गाजियाबाद के संबित जी, मैं भी आपके बीच में टोक सकती हूँ, दोबारा इसको मत शुरू करिए जो आपने कल किया था। अरे कोई रोहित जी, नहीं, क्या बहन औरैया से गाजियाबाद की दूरी संबित जी, आराधना जी, देखिए आप लोगों का अगर कोई पिछला इतिहास है जिसमें आप लोग किसी चैनल पे झगड़ आए हैं या कोई ऐसी चीज हो गई है टोका टाकी की वजह से, प्लीज उसको भूल जाएं। इस समय, इस शो में, इस कार्यक्रम में, इस चैनल पर यहीं की बात करें प्लीज। तो उसका बदला यहाँ ना लिया जाए। एक एक करके बोले, मैं दोनों से कह रहा हूँ, एक एक करके बोले। संबित जी, आपने उनको टोका, उन्होंने उसके बाद पूरी बात आपकी सुनी। अब आपको भी मुझे लगता है उनकी बात पूरी सुननी चाहिए। बीच में टोका टाकी ना करें, आपके पास मौका आएगा, आप जानते हैं संबित जी। आराधना जी, पूरी कीजिए बात अपनी। ये कल भी तैयारी करके आई थी मैं और आज भी तैयारी करके आई हूं रोहित जी। और गाजियाबाद से इस ट्रक पे बैठा के जिन लोगों को औरैया भेजा गया, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद से औरैया की दूरी कई सौ किलोमीटर है। जब ये उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनको क्यों नहीं रोका? जब वो वहां से चले औरैया तक तो दर्जनों पुलिस चौकियां पड़ी होंगी, दर्जनों थाने पड़े होंगे, 3 जिले पड़े वहां रास्ते में, क्या किसी ने इनको नहीं रोका? और अगर नहीं रोका, जब उत्तर प्रदेश की परिधि में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार में अगर कोई प्रवेश करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, क्या नहीं होनी है, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। आज जो ये मजदूर चल रहा है ना, ये उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुका है और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो उत्तर प्रदेश की सरकार की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। मैं आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ, उन्होंने हमारा 1000 बसेस का निवेदन जो था वो स्वीकार किया, सहजता स्वीकार किया, हमने उनको साधुवाद दिया
कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और उसी आधार पर अच्छे मन से, सेवा भाव से हमने अपनी लिस्ट दे दी। आप जितनी बसें आपको उचित लगती थी, आपको ठीक लगती थी, और एक चीज और मैं कहूंगी, उसमें कहा कि कुछ बसें कबाड़ थी, इसको भी 98 बसें कबाड़ बताई। आप मुझे बताइए रोहित जी, ये बसें तो अभी उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश भी नहीं करी हैं, इनका फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे हो गया, कैसे बता दिया ये कबाड़ है, बिना देखे बता वो दिया। सारा कबाड़ तो अभी ये अशोक गहलोत जी ने वो सारा विचारधारा कबाड़ है दुरुस्त कुछ कर दिया एक लोगों की, कागज पे साइन जो- करके। राजस्थान की सरकार ने फैसला कर दिया कि फिटनेस सर्टिफिकेट अब 30 जून तक मान्य होंगे सबके। इसलिए अब कोई बस सड़क पे कैसे भी चले लेकिन वो कागज पे ठीक दिखाई देगी। इस बात को स्वीकार कर लीजिए। क्या यूपी की सरकार इसको स्वीकार करेगी? अब ये यूपी की सरकार को बताना होगा। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी करा है। मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं। अरे ये उत्तर प्रदेश सरकार स्वीकार कर चुकी है, मैं तो कह ही 3 रहा हूं। अप्रैल का उनका ये। आराधना जी, हाँ। अब जरा एक सेकंड में अरविंद वाजपेयी जी को चर्चा में ले आऊं, थोड़ी देर से कनेक्ट हुए, उसके बाद आशुतोष बोलेंगे, फिर संबित आपके पास आऊंगा। अरविंद वाजपेयी वो कह रहे हैं हम तो सेवा भाव से बस चलाना चाहते थे, बीजेपी कह रही है कि सेवा भाव कुछ नहीं, इनको अपनी पॉलिटिकल लॉन्चिंग करनी थी। आपको क्या लगता है? अरे एक बात बताओ मेरे को, 500-600 बसों से कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला है क्या? 10 से 12 करोड़ माइग्रेंट लेबर है और यूपी में 12 लाख माइग्रेंट लेबर अभी तक पहुंच चुकी है। क्या इन्होंने पहुंचा दी है? राजस्थान में जब कोटा में फंसे हुए थे तब ये कहीं सो रहे थे क्या? महाराष्ट्र में भगदड़ अभी भी मची हुई है, वहां क्या हाल है? यहाँ आके अपने स्कोरिंग करने की कोशिश करे जा रहे हैं, क्या जनता समझ नहीं रही है? देखिए सत्ता में हम लोग बैठे हैं, कैसे हमको मजदूर साथियों को लाना है, कैसे हमको उनको राशन देना है, कैसे हमने उनकी आत्मा को भी शांति देनी है। 15 लाख रुपए मध्य प्रदेश की सरकार ने फौरन दिए। इन्होंने क्या किया? भाई किस लिए राजनीति कर रहे हो? ये राजनीति का वक्त है क्या? भाई आप एक बात बताइए मुझे, राहुल गांधी की कांग्रेस हो या ये प्रियंका चोपड़ा हो, ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? 1 लाख से ज्यादा संख्या बढ़ गई है, कितने लोग मर चुके हैं, कितनी भयावह स्थिति। अरे भाई प्रेम जी भाई ने कितने करोड़ों रुपए दिए, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने? अक्षय कुमार ने कितने अरबों करोड़ों रुपए दिए, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? अरे भाई आपकी बसें ली जाएं न ली जाएं, आपको उससे क्या मतलब है? देखिए हम लोग पूरी मुस्तैदी से हर तरीके से ट्रेनें भी चला रहे हैं, बसें भी चला रहे हैं। आपकी सरकार एक राहत पैकेज का ऐलान करती है तो 5 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आप यहाँ बैठ के लोगों को बता रहे हैं कि अक्षय कुमार ने करोड़ों रुपए दे दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आप यहाँ बैठ के लोगों को बता रहे हैं कि अजीम प्रेम जी ने करोड़ों रुपए दे दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हमारी संस्कृति ये है कि हम एक दान से जिस हाथ से दान देते हैं दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगने देते हैं। अगर इतने ही ये धरना सेठ हैं तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में क्यों नहीं देते पैसे? क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर के फंड में पैसे देते? पूछिए इनसे कितने पैसे इन्होंने दिए? 1 रुपया नहीं दिया उन लोगों ने। बसों की राजनीति करने के लिए आ गए। अरे भाई 500 बसें हैं, 400 बसें हैं, दे के भूल जाइए। अगर इस्तेमाल कम करेंगे हम कर लेंगे उसको इस्तेमाल। क्यों उसके लिए आप डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे, ट्विटर पे जाएंगे हर 2 मिनट बाद? मतलब ये समय मेरा बड़ा भारी मानना यह है कि ये समय राजनीति का नहीं है। राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया ये फोटोजेनिक फेस खिंचवाने का मौका नहीं है। अगर जाना है जमीन पे उतरिए, मदद करिए, लोगों को राशन दीजिए, लोगों को पैसे दीजिए। आपके पास तो 60-70 साल आपने राज किया है, अरबों रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, एक नेता आपका धन्ना सेठ है, पैसे दीजिए ना, मदद करिए। सरकार से जो बन पड़ रहा है, सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी मुस्तैदी से जो बन पड़ रहा है उनके लिए कर रही है। अरविंद जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। मैंने आपको टोका नहीं क्योंकि आप बहुत देर से कनेक्ट हुए थे, आपको लगता कि मुझे मौका नहीं दिया, इसलिए मैं पूरा देर सुनता रहा आपको। मुझे केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी सरकार है, देश भर में आप कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ दुरुस्त कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, शानदार कर रहे हैं, आत्मा को शांति देने का काम कर रहे हैं, यहां तक कह दिया आपने मजदूरों की। लेकिन सर अगर दे ही रहे होते तो इनको मौका मिलता बीच में अपनी 1000 बसें लेके खड़े होने का। अगर मजदूर होता सड़क पे तभी तो इनको मौका मिलता ना कहने का। अगर मजदूर धक्के खाता तभी इनको मौका मिलता ना कहने का। ऐसे तो आप किसी काम में मीन मेक निकाल लीजिए, मौका ही तलाश रहे हैं। सर मीन मेक नहीं निकाल रहा, ये संबित पात्रा जी के दोस्त हैं, मैं भी पढ़ के सुनाता हूं। देखिए आपके भी दोस्त होंगे, संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के सांसद। एक दिन पहले भी मैंने उनके कहे से सवाल पूछा था, आज फिर उन्होंने संबित पात्रा का इसी कार्यक्रम का वीडियो ट्वीट कर दिया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरा आकलन बड़े ही गलत हो। लेकिन संबित जी तो खुद मान रहे हैं कि 8 से 10 करोड़ लोग घर जाना चाहते हैं। अब पीयूष गोयल जी बताएं, 19 दिन से रोज 84 ट्रेन चला रहे हैं तो आपको 800 दिन लग जाएंगे इन 10 से 12 करोड़ लोगों को घर पहुंचाने में। तो सर 800 दिन का प्लान लेके चल रहे हैं क्या?
अरविंद जी। अरे नहीं भाई नहीं, सरकारें ऐसे नहीं प्लान ले, सरकारें के भी आंख कान नाक सब चीज खुली होती है। देखिए हम एक फ्रंट पर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कोरोना की लड़ाई इतनी भयावह है, हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं, कितनी ट्रेनों में हमने आइसोलेशन सेंटर बनाया, आपको जानकारी है? कितने 3,500 ट्रेनें हमने उनको आइसोलेशन सेंटर बना के तैयार रखा हुआ है। देखिए सरकार क्या क्या कर रही है, कैसे कैसे कर रही है, हमें उधर काम करने दीजिए प्लीज। इसमें अच्छा, आपसे सवाल ना पूछें सरकार क्या क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उधर काम करने दें, अरविंद जी कह रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है सवाल भी ना पूछें? क्या इसका मतलब यह है कि अगर किसी की तकलीफ है तो वो सरकार के सामने भी ना रखें? क्या इसका मतलब यह है कि जो सड़क पर धक्के खा रहा है मजदूर, उसकी आवाज भी आप तक ना पहुंचाएं? अगर ऐसा है तो यह बड़ी चिंताजनक स्थिति हो जाएगी सर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दंगल। आप देख रहे हैं संबित पात्रा। ब्रेक के पहले बात हुई थी रेल की। आपकी कैपेसिटी से बहुत कम रेल आप चला रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा देना, थोड़ी सी राहत हो जाएगी जनता को। 2 करोड़ यात्री से ज्यादा चला सकते हैं आप तो हर रोज। देखिए आपने अभी मेरे को संजय सिंह जी के किसी ट्वीट के बारे में कहा कि 10 करोड़ यात्रियों को हम चाहते हैं कि जाएं। ऐसी बात नहीं है, 10 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स हैं इस देश में। उसका अर्थ ये नहीं है कि सारे लोग जाना चाहते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात नहीं है। दूसरी बात है, देखिए जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आप याद करिए वो तो सोनिया जी कह रही थी कि वो पैसे देने को तैयार है सारे। कितने पैसे दे दिए? एक फूटी कौड़ी नहीं दी, उल्टा वो पैम्पलेट बांटा कि हम पैसे देंगे, हम पैसे देंगे। हमने पैसे दिए हैं, बिल्कुल दिया है। कोटा में जाकर अपने स्टूडेंट फिर बीच में बोलना शुरू हो गए। मैडम आपको अभी बोल रही थी कि मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ बीच में। जैसे ही सोनिया जी का नाम ये बीच में बढ़ते हैं। समय कम है, देखिए आप लोग झगड़िए, ये सोनिया फिर गांधी किसी की बात अधूरी रह जाएगी, उसको लगेगा मुझे मौका नहीं मिला। समय कम है, पैसा दे नहीं सकते। आराधना जी आपकी अपनी नेता है अदिति ले ही सिंह, सकते हैं, वो आपकी अपनी पार्टी पे सवाल उठा रही है। आप अपने तथ्यों को सही आराधना जी आपकी अपनी नेता है अदिति सिंह, घोटालेबाज है, घोटालेबाज। वो आपके ऊपर सवाल उठा रही है अपनी पार्टी के ऊपर। आप बताइए कितने। आराधना जी अदिति सिंह अपनी पार्टी पर सवाल उठा रही है। अरे अदिति सिंह जी के बारे में क्या कहना है? अदिति जी तो खुद ही बोल रही हैं कि घोटालेबाज है ये सारे, अदिति सिंह को काम कर रहे हैं पार्टी। आप बताइए अदिति जी के बारे में क्या कहना है? अदिति जी ने कहा है कि इस प्रकार की राजनीति प्रियंका जी को नहीं करना चाहिए। जवाब सुन लीजिए ना संबित जी, समय खत्म हो गया। आप उनकी लीडर हैं। संबित जी जवाब तो सुन लीजिए। मैं जवाब दे रही हूँ। अरे इनके साथ मेरे बीच में बोल रही थी ना, अब मेरे बीच में बोल रही थी कि नहीं बोलने दे रही थी मेरे को। मुगले आजम सोचते हैं कि जब ये बोलने लगे तो लोग कहें कि आप चुप हो जाइए, जहां पना पधार रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये अच्छे मन से नहीं आते हैं। आपको मैं चलिए, आपका किसी और चैनल पर झगड़ा हुआ, उसका हिसाब आप लोग यहाँ बराबर करना चाहते हैं कि तुम मुझे नहीं बोलने दोगे तो मैं तुम्हें नहीं बोलने दूंगा। हमारी कोशिश रहती है एक साफ सुथरी बहस लोगों को देखने को मिले, नेताओं की बात लोग सुन पाएं, समझ पाएं और उसके बाद अपनी राय बना पाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।